आप सभी के। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, एकदम जबरदस्त होगे। अब यहाँ पर बात आ चुकी है यार अनदर वन शॉट की क्लास 7 का आपका जो चैप्टर एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर है। ये एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। तो मैं लेकर के आई हूँ वन शॉट जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे और जो हमारा क्लियर क्रिस्प रिविजन है वो भी हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, कौन कौन सी चीजों पर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं और क्या क्या हम कवर करेंगे। तो कवर तो हम सारा ही करेंगे, ना केवल कोई एक टॉपिक या 3 टॉपिक या 10 टॉपिक, सारे पूरे चैप्टर में दिए हुए सभी टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे फटाफट से। अब क्योंकि आप ये सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, इस चैप्टर को आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अब हमारा क्या टारगेट बनता है कि वन शॉट पे आपको मैं रिवीजन दूं, है ना। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करा दूं अच्छे से, है ना, यही चाहते हो। तो भाई सबसे पहले जो है हमारा कि यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू मैटर की यार मैटर क्या होता है। सबसे पहले बात याद है, मैटर आपने अभी नहीं पढ़ा, आपने क्लास 6 में ही ऑलरेडी मैटर पढ़ रखा था कि मैटर क्या होता है। तो ये तो बहुत आम बात हो चुकी है अब आपके लिए भाई, ये तो आपके लिए बिल्कुल एकदम बहुत इजी सा हो गया है ना। तो मैटर क्या होता है यार, हम सब मैटर हैं, ये बॉटल रखी हुई मैटर है, आपके सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं, इवन दिस पेन और दिस बोर्ड और जो भी आपके सराउंडिंग में है वो सब मैटर है। अगर अगर उसमें आपने पढ़ रखा है, यस मैम, हमें मुझे पता है कि आप लोग अब इस चीज को पढ़ कर थोड़ा सा सोच रहे मैम, ये हमें पता है, बट स्टिल यार रिवीजन कर रहे हैं तो पढ़ना शुरू तो करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। तो मैटर हमारी हर एक वो चीज है आपके सराउंडिंग में रखी हुई जहां पर उसमें कुछ मास आपको मिल जाता है, मास के अलावा उसका कुछ वॉल्यूम होता है, तो वो हमारा मैटर बोला जाता है। तो जैसे हमारा भी मास है, हमारा भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम बोले तो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है उस ऑब्जेक्ट ने, मास बोले तो मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि पिज्जा जो है, जो आप पिज्जा ऑर्डर करते हो या फिर आप समोसा खाते हो लेकर के आते हो या आप मिठाई का एक डब्बा लेकर के आते हो, सबका एक वजन है। तो उस डब्बे में रखे जो लड्डू हैं उनकी क्वांटिटी डिसाइड कर रही है कि उस डब्बे का क्या क्या मास होगा, है ना, कितने केजी का होगा, ग्राम का होगा, किलोग्राम्स में होगा, राइट। तो दिस इज द मैटर वाला कॉन्सेप्ट। अब मैटर के एग्जांपल्स आपको सेट करने आने चाहिए, ये सारी चीजें मैटर होती है जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। अच्छा, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें मिल रही हैं वो सब मैटर से ही बनी हुई हैं, है ना, वो सब मैटर है या मैटर से बनी हुई है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, मैटर से बनी हुई, मतलब मैटर भी अपने में कंसिस्ट करके रखता है टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर के हर एक चीज बनी है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमारा एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। समझ में आया। तो इन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। ये एटम्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, इसके लिए हमें अच्छा खासा बढ़िया क्वालिटी का माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ठीक है। आइए, डिफरेंट सब्सटेंस डिफर फ्रॉम, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। यार ये नहीं समझ में आता, मैम पिछली बार कुछ ऐसा पढ़ लिया था लेकिन समझ में नहीं आया था, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है। देखो अक्सर बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या दे दिया। देखो भाई सिंपल सी चीज लिखी हुई है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफर, जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं बेटा जी वो ना डिफर होते हैं। जैसे आप सबका ऑरा एकदम अलग है ना, सब अपना अपना एक ऑरा मेंटेन करने में लगे रहते हैं। क्लास में कोई चीज कूल करके दिखा दी, कूल थिंग्स करके दिखा दी भाई, तो थोड़ा सा मतलब क्लास में थोड़ा अपना क्रिएट करना है ऑरा, है ना, स्कूल में क्रिएट करना है, प्लेग्राउंड में करना है, ऑरा क्रिएट करना है। यू आर डिफर फ्रॉम एनीवन, मतलब जो भी आपके साथ में होता है आपकी क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। तो यार क्वालिटी की बात की जा रही है कि डिफरेंट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफर होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि दे हैव डिफरेंट, उनके पास में अलग तरीके के एटम्स होते हैं या कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स होते हैं। यानी कि जो भी चीजें आपने देखी, जैसे मैंने देखा बॉटल को, मैंने देखा इसको, इस बोर्ड को, मैंने देखा इस पेन को, मैंने देखा मुझे, है ना, मैंने देखा क्लोज को, मतलब कोई भी चीज जो मैटर आप देख रहे हो, और मैंने देखा सॉल्ट को, मैंने देखा किसी सॉल्यूशन को, ये सब डिफर कर रहे हैं ना, बिकॉज उनमें प्रेजेंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं वो डिफर कर रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और हम
टू द पॉइंट ले जाएंगे तो जैसे हमारा जो वाटर है वो एक कंपाउंड बोला जाता है जिसमें हमारा जो हाइड्रोजन है ना, और जो ऑक्सीजन है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अपने H2O मॉलिक्यूल की। इसको हम एक मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपने पढ़े थे, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो इसको हम वाटर कहते हैं और वाटर को हम एक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये भी बात सब बच्चे जानते होंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पर हम एक और चीज क्रिएट करते हैं। ये तो अपना हो गया कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड ये हो गया, लेकिन अगर हम इसकी बात करें जैसे CaCO3, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें मिलने वाले जो एटम्स हैं, काइंड ऑफ एटम या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, वो डिफर है। तो CaCO3 इज फार डिफरेंट फ्रॉम H2O वाटर है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, इसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है ना, ठीक। तो इस तरीके से जैसे आपके नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स बदल रहे हैं तो सब्सटेंस भी डिफर हो रहे हैं। सबका अपना ऑरा है, सबका अपना ऑरा है। चलिए, तो ये आई थिंक स्लाइड आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने इसीलिए डिटेल में किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आए ना। टू द पॉइंट अब आते हैं, और अब इसके बाद आपको रिवाइज करना है। जब आपने पढ़ा था कि मैटर कैन बी ऑफ टू काइंड्स, है ना, जब आपने पढ़ा था कि मैटर जो है दो तरीके के भी मिलते हैं, यानी कि मैटर का क्लासिफिकेशन जब आपने क्लास 6 में समझा था और क्लास 7th में भी समझा था, है ना। 6 इसलिए रिकॉल करवा रही हूँ कि ये कोई एक बार की पढ़ी हुई चीज नहीं है, आप पिछले साल से पढ़ते आ रहे थे ना। तो मैटर जो है हम उसे क्लासीफाई करते हैं, और मैटर को क्लासीफाई करते हैं हम दो चीजों में क्लासीफाई कर देते हैं। भाई एक क्लास है जिसमें दो सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस में अलग अलग रोज हैं, ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, है ना। तो एक क्लास के कई सेक्शंस, ये क्या है, क्लासिफिकेशन कर दिया। मैटर का भी अपना क्लासिफिकेशन होता है, इसमें प्योर सब्सटेंस आते हैं और इसमें इम्प्योर सब्सटेंस आते हैं। घरेलू भाषा में हम प्योर और इम्प्योर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं आपको पता है। अगर दूध में मक्खी आकर के गिर जाए तो हम कहेंगे यार ये इम्प्योर हो गया है, अगर डस्ट गिर जाए हम कहेंगे यार ये इम्प्योर हो गया है। लेकिन साइंस की भाषा में हम प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन को थोड़ा हटकर समझते हैं। आइए समझते हैं कि आपने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसको किस तरीके से समझा था, किस तरीके से आपको अब समझना है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो भी सेम कॉम्पोजिशन होता है, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर रहता है ना, थ्रू आउट द यहाँ पर सब्सटेंस रहता है, तो सेम कॉम्पोजिशन रहता है थ्रू आउट, और इसीलिए हम इनको प्योर कहते हैं। यानी कि मतलब इससे नहीं है कि उसमें डस्ट गिर गई है आकर के, ये डस्ट नहीं है, हम कहते हैं 100% देसी घी, यानी कि प्योर घी, देसी हटा दो, प्योर घी। तो क्या वो साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो प्योर घी है या नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो तो हम अपनी घरेलू भाषा में कौन सी चीज बिल्कुल प्योर है इम्प्योर है वो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लासिफाई करते हैं कि जब हमारा जो कॉम्पोजिशन होता है किसी सब्सटेंस का थ्रू आउट सेम होता है तो हम उसे प्योर सब्सटेंसेस बोल देते हैं। और फिक्स्ड जो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सब्सटेंस उठा करके देख लीजिए जो प्योर है। जैसे कि अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो अगर हमारे पास में गोल्ड की एक चेन है, मोटी सी चेन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लगना चाहिए कि गोल्ड की चेन है। वैसे गोल्ड तो काफी महंगा हो चुका है अब, है ना, तो फिलहाल अभी तुम लोगों को इन सब चीजों से बातों से मतलब तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्टिल हम भाई लालच है तो देख लेंगे। गोल्ड जो है ये गोल्ड की चेन है, और गोल्ड एक क्या है, एक एलिमेंट है, और ये ना सिर्फ गोल्ड ही रखता है। ये ना कि गोल्ड की एक चेन में, गोल्ड के किसी आर्टिकल में सिर्फ गोल्ड मिल रहा है ना, गोल्ड एलिमेंट में सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे, सिल्वर में सिल्वर के, कॉपर के तार में, कॉपर वायर में कॉपर एटम्स होंगे। यानी कि कॉपर को कौन बना रहा है, कॉपर के एटम्स ही बना रहे हैं। ऐसी चीजों को हम बोल रहे हैं कि यार वो प्योर हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस में आती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये, आई होप। अब देखो इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, इनको हम निक नेम इनका मिक्सचर भी होता है, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, ठीक है। तो इनको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं,
ये जो मिक्सचर्स होते हैं यानी कि जिन्हें हम इम्प्योर बोल रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं क्लासिफिकेशन से भी पहले कि इन्हें हम इम्प्योर बोलते क्यों थे। कंटेन करते हैं ये मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस को ये अपने अंदर कंटेन करते हैं, इसीलिए हम इनको मिक्सचर भी नाम दे देते हैं और इसीलिए हम इनको इम्प्योर कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इन एनी रेशियो, रेशियो फिक्स ही नहीं है और उसको हम क्या देते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, और मिक्सचर में क्या होता है ना कि मिक्सचर में जो है केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं चीजें, सब्सटेंस। केमिकली कंबाइंड का मतलब है आपने थोड़ी रेत डाल दी, आपने थोड़े चावल डाल दिए, आपने थोड़ी मिट्टी डाल दी, आपने थोड़ा नमक डाल दिया, आपने थोड़ा पानी डाल दिया, आपने थोड़ा तेल डाल दिया, ये सब मिक्सचर तो बना रहा है लेकिन दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली टुगेदर। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस हम उनको बोलते हैं। तो कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रेशियो, कोई रेशियो भी फिक्स नहीं है और मोर देन वन सब्सटेंसेस मिलते हैं, कोई एक सिंगल नहीं होता है थ्रू आउट जैसे उसमें था। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये तो समझ गए हैं कि आपको कहाँ से चीजें ध्यान रखनी है। हम लोग बिल्कुल क्रिस्प कर रहे हैं यार, अब हम लोगों को रिवीजन का ये टाइम है तो रिवीजन करना है ना। तो प्योर सब्सटेंस इंक्लूड एलिमेंट कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस में जैसे अभी मैंने बताया कि गोल्ड एक एलिमेंट होता है, तो प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स आ जाएंगे। एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन और कार्बन और गोल्ड और जितने भी आपके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब मैंने एलिमेंट्स आपको पढ़ाए हुए हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, कोबाल्ट, निकिल, आयरन, ये सब क्या है एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि आयरन में आयरन के ही एटम्स मिलेंगे, कॉपर में कॉपर के ही एटम्स मिलेंगे। अब आते हैं कंपाउंड पे। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा देखो, मैं उन चीजों पे ध्यान दे रही हूँ जहां पर बच्चे थोड़ा भी कंफ्यूज होते होंगे। तो जैसे कंपाउंड की बात करें अगर, और एलिमेंट तो समझ में आ ही गया है, तो कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड यार बहुत सिंपल। कंपाउंड्स होते क्या है पहले यहाँ लिख लेते हैं। सबसे सिंपल कंपाउंड जो अक्सर आप सुनते रहते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था H2O। अब आप कहोगे मैम ये कैसे प्योर सब्सटेंस हो गया, इसमें तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। बेटा हमने बात करी है कि सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट रहता है, यानी कि अगर हम एक वाटर की बात करें तो वाटर में H2O, H2O, H2O और H2O, H2O, H2O ही मिलते रहेंगे। यानी कि वाटर में किसके मॉलिक्यूल मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन करके H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं, वही सेम मॉलिक्यूल थ्रू आउट द वाटर रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं प्योर बोल रहे हैं। तो चाहे एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल रहते हैं किसी सब्सटेंस में है ना टुगेदर, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और एक फिक्स्ड इसमें जो है प्रोपोर्शन है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड रेशियो में मिलेगा। H हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो अगर इनका रेशियो आप देखते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि इसका जो मास रेशियो होता है वो आपने देखा होगा कि कितना होता है। इसका आप 16 लिखते हैं, इसका आप 2 लिख देते हैं, 2 into 1 है ना, 2 into 1 हो जाता है। लो मैं ठीक से लिख देती हूँ, 2 into 1 रेशियो 16, तो 1:8 आ जाता है यहाँ पर आपका, है ना। तो ये फिक्स्ड रेशियो सबका मिलता है। ठीक है, चलिए अब मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनस। मिक्सचर जो है दो तरीके के होते हैं, ये होमोजीनस हो सकते हैं, ये हेट्रोजीनस हो सकते हैं। तो होमो और हेट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है। होमो का मतलब है कि भाई सेम, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है, सेम कॉम्पोजिशन है या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलता है। और हेट्रो मतलब नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलता है। तो होमोजीनस कौन से होते हैं और हेट्रोजीनस कौन से होते हैं ये हम आगे अभी समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है एलिमेंट्स की सबसे पहले, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस में जो हमने बात की थी कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनमें एलिमेंट्स और कंपाउंड हमने देखे थे, तो इनको हम देखेंगे अब। ठीक है, तो एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अगर किसी भी मैटर की बात करें है ना, तो सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, एलिमेंट है ना। एलिमेंट को हम फर्दर सिंपलर फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते, एक एलिमेंट उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, एक मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का एटम को ही क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। तो ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो जो है वो कंटेन करते हैं ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो अभी मैंने पीछे ही बताया था, और नहीं होंगे ये ब्रोक
चाहे आप कोई फिजिकल या केमिकल मेथड लगाइए, तभी इसको बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी होता है, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 6 में भी पढ़ रखा है। सबसे पहला होता है मेटल्स। अब मेटल्स क्या होती हैं, इनकी कुछ भैया खास प्रॉपर्टी होती है, इनकी तारीफों के जो है बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। वो कौन सी होती हैं? जैसे मेटल्स की अगर हम बात करें तो यार मेटल्स जितनी भी होती हैं, सारी नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और वो केमिस्ट्री में हमेशा आपको मिलेंगे। तो जो भी हमारी मेटल्स होती हैं, मोस्टली मेटल्स जो होती हैं वो शाइनी होती हैं, चमकदार होंगी। सोनोरस होती हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। डक्टाइल होती हैं, यानी कि डक्टालिटी होती है, यानी कि उनको खींच करके लंबे तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तभी तो आपने देखा होगा कि कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह तार के फॉर्म में अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, डक्टालिटी होती है, ठीक है। डक्टालिटी का मतलब है कि उनको हम खींच कर पतले लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबल होते हैं, मेलेबिलिटी होती है उसमें बेटा। मेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम उनको बीट करके और उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके किचन में एल्यूमिनियम फॉइल रखी होती है, द बेस्ट एग्जांपल। वो कैसे बनी होगी? उसको थिन किया गया होगा, बट वो एक मेटल है। तो ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर आती है। अब चलिए, ये तो मैंने वो बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद दिलाई जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए थे। अब कुछ और प्रॉपर्टी पे भी हाईलाइट करते हैं, और क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली हार्ड सॉलिड्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स जो होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? हार्ड सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड सॉलिड्स होती हैं। इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा हाँ जी, बस एक मिनट। तो ये मोस्टली हार्ड सॉलिड्स होती हैं, यानी कि ये कैसे होंगे? हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, है ना। सॉफ्ट कौन सी चीजें होती हैं, हार्ड कौन सी चीजें होती हैं, ये आप जानते हो। तो हार्ड होते हैं ये, इनके अंदर शाइन होता है, दे आर शाइनी, जिसको हम लस्ट्रस कहते हैं। लस्ट्रस एक प्रॉपर्टी जिसका मतलब है शाइनी। मेलिएबल होते हैं, कैन बी हैमर्ड, इनको हैमर कर सकते हैं हम और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल बेटा, डक्टाइल का मतलब है वही जो हम अभी पढ़ रहे थे कि इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी चीजें मैंने वही लिखी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं, सब टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये पीपीटी मैंने इसी हिसाब से आपके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो हाई होता है। तो जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, ये सभी क्या है? हाई बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। इसलिए आप देखते होगे कि कभी भी किसी चीज में जहां पर आयरन, एल्यूमिनियम, जहां पर बहुत मजबूत चीज चाहिए है हमें, जहां पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोई चीज बनानी है, उसके लिए हम आयरन या एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। तो ये जो है ना, इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, स्पेशली बर्तन में आप देखते होगे, है ना। तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं एक्चुअल में? उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो हीट का उन पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। और कंडक्टर अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन समझते हैं, एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो बेटा एक्सेप्शंस में जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये बेटा क्या है? ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये सख्त नहीं है। ये कैसे है भाई? ये सॉफ्ट है, भोले वाले हैं। और मरकरी जो है, मरकरी वो लिक्विड स्टेट में होती है, जबकि एक मेटल है। और जिंक जो होता है वो ब्रिटल होता है, जबकि एक मेटल है, ठीक है। तोड़ोगे, मारोगे उस पर, हिट करोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अब आगे बात करते हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टी के बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखोगे नॉन मेटल्स। अब मेटल्स के पास में जो प्रॉपर्टी थी उसके जस्ट अपोजिट अपने नॉन मेटल है, लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि ग्रेफाइट एक क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, बट ग्रेफाइट कंडक्ट करवाता है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वो नॉन मेटल है। यूजुअली डल होते हैं, ये देखो वो शाइनी थे। ब्रिटल होते हैं वो, है ना, अगर सॉलिड है तो। वो अच्छे कंडक्टर थे, पुअर कंडक्टर ये है पुअर कंडक्टर। एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट हो गई, मतलब मेटल के जस्ट अपोजिट नॉन मेटल, है ना। आपने सुना है ना वो पांडव और जो कौरव होते थे,
पांडव और जो कौरव हमारे पुराने टाइम में जिनकी कहानी आपने सुनी होंगी, जस्ट अपोजिट थे। पांडव जो थे वो बहुत अच्छे थे, है ना, और जो कौरव है वो कैसे है, वो कैसे थे, उनके अंदर भाई आदतें गलत थी, उनके अंदर आलस था, वो उन्हें क्रोध बहुत आता था, वो लड़ते भिड़ते रहते थे, बहुत ही परेशान करते थे लोगों को, है ना। तो ये वैसा ही कुछ लग रहा है आपको, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए, थोड़ा रिलेट करो। तो भाई ये है हमारा क्या कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में ही हमारा ये चीज जो है, जो प्रॉपर्टी है उसमें भाई अंतर है, ठीक है। कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, अब ये जो हमारे नॉन मेटल हैं ये एग्जिस्ट कर सकते हैं एज सॉलिड्स, एज लिक्विड्स, एज गैस, मतलब ये सॉलिड की तरह, आपको लिक्विड की तरह और आपको गैसेस की तरह मिल जाते हैं। मैम कौन कौन से होते हैं ये इधर देखेंगे आप सभी। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं सल्फर, कार्बन जो सॉलिड होते हैं, ब्रोमीन जो लिक्विड होता है, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। और भाई ग्रेफाइट भी अपना नॉन मेटल है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर होते हैं। बट जो अपना ग्रेफाइट है वो क्या करवाता है, वो हीट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, ओके। चलिए अब आते हैं मेटलॉइड, ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मतलब ये बीच में हमेशा फंसे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कौन जो आपके पांडव थे और जो कौरव थे उनके बीच में कुछ लोग फंसे हुए थे कि वो उनका साथ दें कि उनका साथ दें, है ना। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये वैसे ही होते हैं, शो मिक्स्ड प्रॉपर्टी, इसलिए ये मिक्स्ड प्रॉपर्टी शो करने लग रहे हैं अपनी, ठीक है। मतलब ये कुछ मेटल वाली प्रॉपर्टी है, कुछ नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी है। तो भाई ये शो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपका क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। आगे चल करके इन पे काफी अच्छी अच्छी रिएक्शंस भी देखा करोगे, ठीक है। तो कुछ देखने में ऐसा लगता है, भाई देख लो फोटो इनका, ओके। आगे चलते हैं, नोबल गैसेस भी आती हैं। कुछ नोबल गैसेस हमारे पीरियोडिक टेबल है एक, ये क्या होती है, जहां पर एलिमेंट्स को रखा गया है, प्लेस किया गया है, उनकी पोजीशंस हैं इस ग्रुप में, इस कॉलम में, तो वो आगे आप पढ़ लोगे। बट मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में आती हैं। नोबल गैसेस यानी कि पैसिव होती हैं, ये रिएक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके कंपाउंड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको कुछ के मिल भी जाएंगे, इसीलिए वो मैंने लिखा ही नहीं है। आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम लिखा हुआ है, जिनके आपको बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं कोई भी कंपाउंड। रिएक्टिव नहीं होते हैं ना, तो कैसे रिएक्ट करके कुछ बनाएंगे। तो बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनके जो ये जो गैसेज हैं ये नोबल गैसेस बोली जाती है। केमिकली इनएक्टिव गैसेस होती है, फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इन स्मॉल अमाउंट, हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉल अमाउंट में ये मिलती हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी हम एलिमेंट्स पे ही चल रहे हैं, तो अगर हम बात करें नेम और सिंबल की, तो सब आपको पता है ये चीज कि नेम किया गया था, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नेमिंग करना स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी, सिंबल्स थे इसके, फिर उन्होंने जो है नेमिंग करना स्टार्ट की। उसके लिए फिर उन्होंने अपना लैटिन से किसी एलिमेंट का नाम जिस जगह से वो मिला वही उसी का नाम रख दिया, है ना। किसी ने अपने साइंटिस्ट के मतलब जिस जगह से वो मिल रहा था उसके नाम पर वो नाम रख दिया गया, या किसी जिस चीज से रिलेट कर रहा था उसका नाम, उसी के नाम पर वो एलिमेंट का नाम रखने लग गए लोग, ठीक है। फिर ऐसे करते करते हमारे पास जो फाइनली नेम आए हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर स्मॉल होता है अगर सेकंड लेटर है तो। जैसे कि आप देखते होगे हीलियम, जैसे आप देखते होगे हीलियम, तो हीलियम में आपने एक बात देखी होगी कि हीलियम जब हम लिखते हैं तो एच लिखते हैं और ई लिखते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम लोग क्रोमियम या क्लोरीन लिखते हैं तो Cl आपने देखा होगा, ऐसे ही Zn आपने देखा होगा। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल होता है सेकंड लेटर अगर है, ठीक है। अगर नहीं है तो जस्ट ऐसे कार्बन लिख दो, ठीक है। तो ये हमें डिसाइड करके बताया गया। तो हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम फ्रॉम लैटिन नेट्रियम, अच्छा हाइड्रोजन, हीलियम ये सब खोजे गए, और जो सोडियम है नाम जैसे, तो वो लैटिन नेम है नेट्रियम, इसीलिए उसी का सिंबल Na यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही Fe हम लोग आयरन पढ़ते हैं बट ये फेरम इसका नाम है, ठीक है। और Pb क्या हो जाएगा, प्लम्बम, ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो दिस सिस्टम वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय वेरेजिलियस एंड फॉलोड बाय आईयूपीएसी ग्लोबली। बर्जीलियस ने ये हमें सिस्टम दिया, मतलब इस तरीके से सारा ये स्टैंडर्ड बना करके दिया, और उसके बाद जो आईयूपीएसी है ना, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने जो है अप्रूवल दिया, यही अप्रूवल देते ही हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड पर। तो एलिमेंट की बात हमने कर ली थी, अब कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं जब ये फॉर्म होते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके के नेम, H2O, HCl, है ना, H2SO4, ये सभी आप जब देखते हो तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है ना, सल्फर है, ऑक्सीजन, मतलब कई सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं साथ में टुगेदर एंड फॉर्म कर रहे हैं हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, सबका फिक्स्ड है प्रोपोर्शन। HCl, आपको HCl ही हर जगह दिखेगा, कहीं पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा नहीं दिखेगा, क्लोरीन का ज्यादा नहीं दिखेगा, ऐसे ही ये भी फिक्स दिखेगा, ज्यादा कम कुछ नहीं होगा, फिक्स है ये, है ना। तो ये जो फिक्स वाली चीज है और जो केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड होकर के बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल को, है ना, और क्या हो रहा है कि फिक्स प्रोपोर्शन में फिर हमारा जो है कंपाउंड बन रहा है। तो H2O, HCl, H2SO4, ये सभी क्या है, ये हमारे कंपाउंड बोले जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर कंप्लीटली न्यू कंपेयर टू द एलिमेंट फॉर्मिंग इट। ठीक है, मतलब कि जो हमारे हाइड्रोजन है और जो हमारा ऑक्सीजन है, ये जब H2O बनाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भी इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल जाती है ना। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बनाने के लिए, वो उनकी प्रॉपर्टी, और जो बना है H2O या कोई भी सब्सटेंस न्यू कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। इसके बाद ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का रेशियो है वो फिक्स रहेगा, कभी भी हाइड्रोजन आपको ज्यादा कम नहीं दिखेगा, एक फिक्स है कि यार हाइड्रोजन 2 रहने हैं H2SO4 में, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल मेथड, यार इसको सेपरेट कैसे करना है, तो केमिकल मेथड लगेगा। जो अपने एलिमेंट है वो फिजिकल केमिकल मेथड किसी से ब्रेक नहीं होते, ये अपना केमिकल मेथड लगाते हैं। जैसे H2O है तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में भी, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर ये कहानी बनती है, क्या कहानी, कि भाई हम इसको अलग करवा पाते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है उसको अलग करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूलाज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केमिकल फॉर्मूलाज, जैसे अगर आप बोलो कि H2O, HCl, H2SO4 क्या है, तो ये केमिकल फॉर्मूलाज है, इनको क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आप कंपाउंड में एग्जांपल्स कुछ लेते हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स रहता है, सॉल्ट में सोडियम क्लोरीन मिक्स रहता है जिसको हम NaCl बोलते हैं, ये सब वैसे आपने पढ़ रखा है ना। अच्छा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे कंपाउंड्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी पे, ठीक है। तो एटम्स क्या होते हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट ठीक है रिवाइज करना है हमें, तो रिवाइज तो करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी कि एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं वो हमारे एटम्स होते हैं। आगे चल करके आप देखो कि एटम किससे मिलकर के बना है, तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है, ये तो पार्टिकल्स हो गए। और जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो जब भी हम कभी पार्टिकल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एटम की और मॉलिक्यूल की। तो पार्टिकल्स कहीं पर भी लिखा हो तो केवल ये मत समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, एटम की बात हो रही है, नहीं। पार्टिकल्स अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मतलब एटम से शुरू करते हैं, एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो सकती है वो, ठीक है। और आयंस भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी लिखेंगे कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस सभी आते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट अपना एटम्स होता है। जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। आयंस की तो कहानी अलग है, जिनके ऊपर चार्ज रहता है, जैसे क्लोरीन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये क्या है, दीज आर आयंस। वो कब फॉर्म होते हैं उसकी अलग थ्योरी है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। O2, H2O, CO2, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स। एटॉमिसिटी की क्या मतलब यहाँ पर होता है, तो एटॉमिसिटी मतलब कि कुछ होते हैं मोनो, कुछ होते हैं डाई, कुछ होते हैं पॉली, कुछ होते हैं ट्राई। तो ये
एटम, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है कि उसकी जो एटमिसिटी है वो क्या होगी। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटमिसिटी। जैसे कि कुछ होते हैं हमारे मोनोएटॉमिक, ठीक है, कुछ होते हैं हमारे डायएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक का मतलब होता है, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, है ना, ट्राई मतलब थ्री, ये बच्चे आप समझ कर आए होंगे। तो मोनोएटॉमिक जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये देखोगे हमेशा अपनी मोनोटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, यानी कि इनको किसी और की नीड नहीं है, कंबाइन होकर के ये नहीं मिलते हैं। जैसे अगर आप H2 पे ध्यान दो, अभी समझ में आएगा, H2 पे ध्यान दो, O2 पे ध्यान दो, Cl2 पे ध्यान दो, N2 पे ध्यान दो। अगर मैं ऑक्सीजन बोलती हूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बट द राइट रिप्रेजेंटेशन इज O2, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा वो कंबाइन रहेगा, मतलब वो O2 डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा। आई मीन ऑक्सीजन आपको कभी भी सिंगल ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो वैसे मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो हमेशा दूसरे O2 यानी कि दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके साथ में जो बॉन्ड बनाता है उसके थ्रू मिलता है। अब वो आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ट्राइएटॉमिक O3 जिसे हम बोलते हैं O3, ठीक है। पॉलीएटॉमिक जो कि पॉली मतलब तीन से भी ज्यादा एटम्स कंबाइन होकर के मिल रहे हैं, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, आपने देखा होगा कई सारे फॉर्म्स होते हैं इसके। तो जैसे S8 है, P4 है ना, तो ये कैसे हैं, ये पॉलीएटॉमिक हो गए। चलिए, इसके बाद में आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान से समझा होगा। अगर हम इसको अभी के लिए ध्यान ना दें और अगर आप मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर सुनो, तो जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन है, हमारे पास में क्लोरीन है ना, ऐसा हमें दे रखा है कुछ। हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो बेटा 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो वैलेंसी होती है उस हाइड्रोजन उस एलिमेंट के जस्ट नीचे लिख देते हैं। अच्छा, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो हमने उसके नीचे लिख दी, क्लोरीन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे लिख दी। फिर हम उसको क्या करते हैं, क्रॉस में क्या करते हैं, भेजते हैं, यानी कि हाइड्रोजन किसके पास चला गया, इसकी वैलेंसी के पास, और क्लोरीन चला गया इसकी वैलेंसी के पास। अब कभी भी 1 1 ऐसे नहीं लिखोगे, H1Cl1 नहीं, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता, आप सीधा ऐसे लिखते हो। तो बन गया हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सपोज आपको ऐसे ना देकर के ऐसे दिया हो, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ऐसे दिया हो, तो वैसे तो आप जानते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। मानो आप नहीं जानते होते तो आप लिखोगे कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3। अब आपको पता है कि वैलेंसीज क्या होती हैं, तो वैलेंसीज उसकी लिख दोगे, वैलेंसी यानी कि याद आपको रखनी पड़ेगी। तो और आपका CO3 का भी आपने वैलेंसी रख दी, ठीक है। सॉरी, ये हो गई 2 और ये हो गई 2, ठीक है। तो अब आप फिर से आपने क्रॉस किया तो आप देखोगे Ca2CO3, ऐसे 2 कभी भी लिखा हुआ नहीं देखोगे आप इसको सिंपलर फॉर्म में लिखोगे। कैसे भाई, कैंसिल हो गया ना, CaCO3, उधर भी 2 था इधर भी 2 था, तो हम सिंपलर फॉर्म में CaCO3 लिख देंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड आपको दिया हुआ है, आपको पता है इसमें मैग्नीशियम आ रहा है, इसमें क्लोराइड आ रहा है, आप लिखोगे Mg। सपोज आपको नहीं पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी हमें पता होता तो इजी हो जाता है ना। तो Mg और हमने क्लोराइड Cl लिख दिया, क्लोराइड मतलब Cl, आपको वैलेंसी बताई गई है। Mg के नीचे हम उसकी वैलेंसी लिख देंगे और Cl के नीचे हम उसकी वैलेंसी लिख देंगे। अब कर देंगे क्रॉस, अब ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी, यानी कि अब हमें पूरा फॉर्मूला इस तरीके से लिखना होगा। Mg1 है ना, तो Mg1 तो लिखना ही नहीं है, Cl2 तो Cl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ये होते हैं हमारे केमिकल फॉर्मूलाज। तो क्या लिखा है, द एलिमेंट प्रेजेंट, केमिकल फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है या क्या बताता है कि उसमें क्या एलिमेंट, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, क्लोरीन के जैसे 2 है, ठीक है। चलिए, हेल्प्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ये हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने में हेल्प करता है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पता है तभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। अगर आपको H2O नहीं पता होता कि कैसे लिखा जाता है तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाते। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये होता है उस मॉलिक्यूल का मास। वो कैसे निकालते हो, तो वो उसमें प्रेजेंट एटम से निकालते हो। जो हाइड्रोजन का मास होगा, जो ऑक्सीजन का मास होगा, उसके थ्रू आप निकालते हो, ठीक है। चलिए, वो आगे की कहानी है। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। वाटर आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, अमोनिया NH3 होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। कुछ अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे याद नहीं कर सकते तो आपको निकालना आना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं मिक्सचर्स पे। तो हम बात कर रहे थे ना कि हमारा जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया गया। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़े, कंपाउंड पढ़े, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। अब मैम इतने में बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? तो प्योर सब्सटेंस में आपके जो एलिमेंट और कंपाउंड है ना, वो दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ कर जानी है, स्पेशली कंपाउंड्स और मिक्सचर। अब मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट करने को दिया जाता है, और मिक्सचर में भी जो दो इनके कैटेगराइजेशन है, यानी कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस, उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन सब्सटेंस कंबाइन फिजिकली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कहीं हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में नहीं मिल रहे हैं, ये सिर्फ एक फिजिकल मिक्सिंग है जहां पर मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती हैं? नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। कंपोनेंट्स कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर हमने एक पिज्जा लिया, उसमें हमने ऑर्गेनो डाला, उसके अलावा हमने चिली डाली, उसके अलावा हमने कई सारी चीजें इसमें मिक्स की, तो ऑर्गेनो अलग, उसका टेस्ट रहेगा हमेशा, चिली का अपना टेस्ट बना रहेगा, यानी कि अपने टेस्ट को, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं। जैसा कि हमने लेमन लिया, लेमन हमने वाटर में ऐड किया, हमने उसमें चीनी ऐड की, तो ये जो प्रॉपर्टी है अलग अलग चीज़ों की जो हमने ऐड की हैं वो रिमेन रहेंगी, मतलब सस्टेन होकर के रहते, रिटेन होकर के रहती हैं प्रॉपर्टीज। और कोई फिक्स रेशियो तो था नहीं, है ना, और कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं, फिजिकली दे आर कंबाइंड, है ना। चलिए, कैन बी सेपरेटली बाई फिजिकल मेथड, इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है भैया। इस पे मैनुअली आप हैंड पिकिंग से कर लो सेपरेट, है ना। अगर आपके पास में वाटर एंड सॉल्ट है या नींबू है तो आप उसको अलग तरीके से कर सकते हो, यानी कि आप उसको जो है, अगर आपके पास में शुगर वाटर है तो आप उसको हीट करके कर सकते हो अलग अलग, है ना, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वही सेम। तो अलग अलग मेथड्स लगते हैं फिजिकल मेथड्स। नो फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। फिक्स होगा कैसे? जब रेशियो ही फिक्स नहीं है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा बेटा, ठीक है। मिनिमल और नो एनर्जी चेंज अकर्स व्हाइल फॉर्मिंग मिक्सचर, जब आप कोई भी मिक्सचर बना रहे होते हो, जैसे अभी हम लोगों ने लेमन सोडा और लेमन जूस की बात करी, है ना, लेमनाइड की बात की, तो कभी भी आप बना रहे हो कोई भी चीज़, अगर मिक्सचर बना रहे हो तो वहाँ पर बहुत ही हार्डली आपको कोई चीज़ एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिले, है ना, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर में मैंने आपको दो नाम बोले थे, एक था होमोजीनियस मिक्सचर और एक था बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो तरीके के मिक्सचर्स आपके एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी पूछा जाता है। होता क्या है, आपको पहले पढ़ाया गया है कि यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, ये मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग का मतलब है कि आपको विजिबल नहीं होंगे, वो अलग अलग नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, जैसे कि अगर आप वाटर में सॉल्ट डालोगे तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया है ना। ऐसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है कि कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन यूनिफॉर्म है ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर आपने सैंड वाटर में डाली है तो आप सैंड अलग देख सकते हो, वाटर अलग देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने वाटर में ऑयल डाला है, आप ऑयल और वाटर अलग अलग देख सकते हो, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन था ही नहीं। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता तो क्या होता? ऑरा क्रिएट होता, मतलब कि खूब अच्छे से मिक्सिंग हो जाती, यूनिफॉर्मली दे आर मिक्स्ड, देन हम लोग अलग अलग सेपरेटली देख ही नहीं पा रहे होते। ऐसे ही बेटा सॉइल, वाटर एंड सॉइल की बात अगर करें, वो भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर देखो यहाँ पर, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, कहीं आपको शुगर अलग से दिखती है? नहीं। जब आप पीते हो तो हर एक आपको सिप में शुगर की प्रॉपर्टी, मतलब शुगर की जो एक टेस्ट है वो आता है, हर उसमें आता है ना, यानी कि वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऐसे ही एयर है, एयर मैम कैसे है? अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होता है। एयर जो होता है, एयर में कई सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो इतने अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, अलग अलग नहीं देख सकते। हमें बस उनका परसेंटेज पता है कि परसेंटेज अलग अलग होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, आई मीन अलग अलग परसेंटेज में सारे डले रहते हैं ना, ठीक है। तो एयर हमारा क्या हो गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अच्छा, एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल, मेटल्स है ना, मेटल मेटल और नॉन मेटल,
को मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे हमने क्रोमियम को जिंक से मिक्स करा दिया, है ना, इस तरीके से जब मिक्सिंग होती है ना, या कार्बन को हमने जिंक से करवा दिया, इस तरीके से जब मिक्सिंग होती है तो बनता है एलॉय। एलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, या मेटल मेटल, या मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एलॉयज। अब इसमें क्या है, एलॉयज में मिक्स तो करा दिया लेकिन यूनिफॉर्मली मिक्स है, हम देख भी नहीं सकते कि यार कहां पर कौन सी चीज है, ये जिंक है, ये आयरन है, हम नहीं बता सकते, इतने अच्छे से मिक्स रहता है। तो होमोजीनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर रहता है वो, ठीक है। अच्छा, स्पेशल मिक्सचर जैसे इमल्शन होता है और सस्पेंशन भी होता है। इमल्शंस क्या होते हैं? जो टू इमिसिबल लिक्विड्स आप देखते हो जैसे ऑयल इन वाटर, ये इमल्शन बोला जाता है। और अगर हम सस्पेंशन पढ़ रहे थे, जब आपको पढ़ाया गया था, तो सॉलिड पार्टिकल फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, चॉक जैसे वाटर है, वाटर में आपने चॉक कभी डाली हो, फ्लोट करते हुए आपको ऐसा तैरते हुए घूमते हुए नजर आते हैं, वो क्या है? सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर वो जो आपने सॉल्यूट डाला है वो क्या है? सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब फ्लोट कर रहा है ना, सेटल डाउन भी नहीं हुआ है, वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो सस्पेंशन हो गया ये, ओके। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट आपको एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए, दोनों का डिफरेंशिएशन फिर आप खुद कर लोगे। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं उसमें होमोजेनस हेटेरोजेनस की क्या प्रॉपर्टी रहती है। साथ ही साथ आपको आप पता होना चाहिए मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होते हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को अलग कराने के लिए यूज किए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा हमारे पास मिक्सचर है, जैसा मिक्सचर होता है हम वैसा ही मेथड लगाते हैं। तो डिफरेंट मिक्सचर्स नीड डिफरेंट मेथड्स डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल का साइज, है ना, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी ही चीजें मैटर करती हैं। सॉलिड सॉलिड सेपरेशन देखते हैं सबसे पहले। सॉलिड में सॉलिड अगर मिक्स हो, सॉलिड में सॉलिड कैसे मिक्स होता है? जैसे सपोज अगर आपके पास में कोई भी सॉलिड में सॉलिड, ऐसा समझ सकते हो आप कि आपको अगर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट से अलग कराना है, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड और सॉल्ट भी सॉलिड, अब अलग कराना है, आप क्या करें मैम? तो उसके लिए आपको मेथड लगाना पड़ता है। आप जानते हो कि अमोनियम क्लोराइड आपने तब पढ़ा था जब सब्लिमेशन पढ़ते थे। ड्राई आइज, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन क्रिस्टल्स, ये सब क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन कराते हैं। सब्लिमेशन क्या था बेटा? कि डायरेक्ट बिना लिक्विड स्टेट में आए वो डायरेक्ट ही गैसेस फॉर्म में वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है। अपनी सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, जैसे आइस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बट वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, एटमॉस्फेयर में डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, तो इसीलिए इसमें सब्लिमेशन करा सकते हैं, है ना। वो सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जैसे बस रिवीजन के तौर पर मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। ऑलरेडी आपके पास में नोट्स हैं, सब कुछ है, आपको बस रिवीजन करना है इस वीडियो के थ्रू, राइट बेटा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, तो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन अब देखते हैं। सॉलिड में लिक्विड या लिक्विड में सॉलिड, जैसे वाटर है, वाटर में आपने सैंड डाली, या वाटर में आपने सॉल्ट डाला, या वाटर में आपने सॉइल डाली, तो ये सॉलिड लिक्विड सेपरेशन हो गया, है ना। कैसे कराएंगे? इवेपोरेशन करा सकते हैं। जब इवेपोरेशन कराओगे, इवेपोरेशन क्या होता है? हीट आपको प्रोवाइड करनी होती है, हीट जैसे ही मिलती है तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर इवेपोरेट होगा तो क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा, सॉइल बचेगा, जो भी सॉलिड पार्ट होगा वो बच जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन रिमूव्स लिक्विड और लीव्स सॉलिड। एग्जांपल, सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, ठीक है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन करा सकते हो जिसमें आपको प्योर लिक्विड मिलता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड देन आप उसको उस वाटर वेपर को जब कूल कराते हो तो ड्रॉप्स आपको मिलते हैं, ड्रॉपलेट्स मिलती हैं, वो आपके पास में क्लियर बिल्कुल प्योर लिक्विड आ जाता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं। यूज टू मेक डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, लिखा भी है। अच्छा, उसके बाद में बेटा आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कहाँ पर लगाते होंगे? तो ये हमारा लिक्विड लिक्विड सेपरेशन में होता है यूज। अब यहां पर देखो, मैं आपको टू द पॉइंट क्यों बता रही हूं, आपने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर पढ़ा था, आपके पास नोट्स रहे हैं। अब आपको मैं सिर्फ बता रही हूं कि यार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आया तो कहां पर यूज होता होगा? जब लिक्विड लिक्विड सेपरेशन होता था, ठीक है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते थे। और इसमें करते क्या थे कि यूज्ड फॉर, ये हम करते थे मिसिबल लिक्विड जो होते थे, जो आपस में मिक्स हो सकते हैं बट उनका डिफरेंट है बॉइलिंग पॉइंट, उनके लिए हम इसको यूज करते थे। और दोनों के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर? लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अल्कोहल है और वाटर है, तो दोनों ही अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के मिक्सचर्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हम उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं, यानी कि मिसिबल लिक्विड होना चाहिए और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल सेपरेटिंग अल्कोहल फ्रॉम वाटर, इंडस्ट्रियल यूज इसका, सेपरेटिंग पेट्रोल डीजल फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो जो हमारा रॉ ऑयल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डीजल को, ठीक है। डीजल आपका क्रूड ऑयल में मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां पर जो है आप देखोगे कि सेपरेटिंग फनल आपको देखने को मिलती है। सेपरेटिंग फनल जो है, सेपरेटिंग फनल आप जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेटिंग फनल जो दी हुई होती है, उससे हम क्या करते हैं, लिक्विड को सेपरेट करवाते हैं। तो यूज्ड फॉर इमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग फनल, जब हमारे पास में इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार फिर से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि यूज हम करते हैं इसमें मिसिबल लिक्विड के लिए, ठीक है, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए लिक्विड्स का। अच्छा, इसके बाद सेपरेटिंग फनल का हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लिक्विड जो है इमिसिबल होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ऑयल एंड वाटर, तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वाटर नीचे आ जाता है और ऑयल जो है हमारा ऊपर रह जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक लेयर सेट होती है। जैसे ही ऑयल आना शुरू होता है, जैसे निकलने को होता है, वैसे हम तुरंत से स्टॉपर से उसको बंद कर देते हैं फनल को, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें देखो इस पिक्चर से आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा। हम क्या करते हैं, जैसे एक पेपर क्रोमेटोग्राफी भी आपने नाम सुना होगा। क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर के थ्रू हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। क्रोमेटोग्राफी हम तब यूज करते हैं जब हमें कह सकते हैं कि जब हमें डिफरेंट, जैसे आपकी इंक है और इंक में हमें डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स को देखना है, तो हम उसका यूज करते हैं। इसका यूज हम लैब्स में भी करते हैं, है ना। इसका यूज हम फूड में अल्टरेशन के लिए भी करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, जब ये आप समझ लोगे तो आपको क्रोमेटोग्राफी समझ में आ जाएगी। तो यूज टू सेपरेट सब्सटेंस दैट आर वेरी सिमिलर, मतलब इंक में आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बट बहुत सारे कलर्स हैं, इतने सिमिलर हैं वो, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। कॉमनली यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्स, है ना, पिगमेंट्स एंड अमीनो एसिड्स, वर्क्स ऑन डिफरेंट इन स्पीड ऑफ मूवमेंट थ्रू द पेपर। यहां पर थोड़ा समझना कि वर्क करता है ऑन डिफरेंस इन स्पीड ऑफ मूवमेंट थ्रू पेपर। स्पीड के डिफरेंस पर ये वर्क करता है, मतलब कि एक आपका स्टेशनरी फेज होता है, एक आपका मोबाइल फेज होता है। तो इसमें जो है आपको क्या करना होता है कि बस सेपरेशन करवाना होता है। जैसे क्रोमेटोग्राफी है तो स्पॉट ऑफ, आपने इसमें ब्लैक इंक जो है डाली, आप क्या करोगे, ये आपका स्टेशनरी फेज हो गया। जब आप जार में जो आपने वाटर ले रखा था उसमें आप इसको डालोगे, तो वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट है जैसे जैसे ऊपर आएगा तो साथ में इंक को भी लेकर के आएगा, और इस तरीके से इंक में मौजूद जो कंपोनेंट्स है वो आराम से विजिबल हो जाएंगे आपको। दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी, ओके। चलिए इसके बाद में कंबाइंड सेपरेशन मेथड्स, जैसे कि व्हेन मिक्सचर हैव मोर देन 2 कंपोनेंट्स, जब मोर देन 2 कंपोनेंट्स जैसे सैंड है, वाटर है, सॉल्ट है, वाटर है, या आयरन फिलिंग्स टू सैंड है और आपके आयोडीन है। तो आपको पता है आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सैंड और आयोडीन सब्लिमेशन लगा दोगे तो ये उसके लिए काम आ जाएगा, ठीक है, इसमें सब्लिमेशन काम आ जाएगा, और इसमें सैंड, सॉल्ट और वाटर में इसमें इवेपोरेशन काम आ जाएगा, फिल्ट्रेशन काम आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि ये आपने क्लास 6 में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो दीज आर दी सेपरेशन वाले मेथड्स। अब हमारा लास्ट जो एक पॉइंट है उसको देख लीजिएगा कि द मेजर ये लास्ट है कि की डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड और मिक्सचर में। जब आप कंपाउंड को देखते हो, दे आर प्योर, फिक्स्ड रेशियो, न्यू प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्बिनेशन, शार्प एमपी एंड बीपी। देखो बहुत प्रिसाइज करके लिखा हुआ है, यानी कि बहुत हाई इनका जो है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड मतलब, ठीक है, एंड सेपरेटेड केमिकली, ये केमिकली सेपरेटेड दे आर। और मिक्सचर में इम्प्योर होते हैं, एनी रेशियो, कोई भी रेशियो होता है, फिक्स नहीं होता। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो रिटेन रहती हैं, इसमें नहीं होती, ठीक है। इसमें तो भाई बिल्कुल कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है मिक्स होने के बाद। फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है इसमें, नो फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेटेड फिजिकली, इसको फिजिकली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है इस तरीके से आपको नहीं लिखनी है, दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन, ओके। आई अगेंस्ट सेइंग कि दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन। नोट्स ऑलरेडी आपके पास में है, ठीक है, नोट्स आपने ऑलरेडी बना रखे होंगे, पढ़ रखे होंगे, और ये आपके रिवीजन नोट्स हैं ऑल्दो, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर का फुल, आपका जो प्रिसाइज जो रिवीजन था वो।
एंड आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में। इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट के साथ में, उसका भी फटाफट से और बढ़िया सा रिवीजन करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।